ठीक है, तो आज इंटरनेशनल लॉ में अपन अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो स्टार क्या कहता है? स्टार कहते हैं कि स्रोत से तात्पर्य उस वास्तविक सामग्री से है जिससे क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो भी झगड़े होते हैं, अंतरराष्ट्रीय झगड़े होते हैं, उनको निपटाने के लिए ये स्रोत क्या है, वो सामग्री काम आती है। यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जब भी कोई विवाद आता है, अंतरराष्ट्रीय विवाद आता है, तो उस विवाद को हल कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो हल करने में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि के सोर्स क्या है, यानी कौन कौन सी जगह से हमें उस झगड़े के निपटारे करने के तत्व मिल सकते हैं या समाधान मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, स्टार कहता है कि सोर्सेस से मतलब उस वास्तविक सामग्री से है जो अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने में काम आती है। फिर इसमें कहा, लास्ट में ओपेनहाइम ने कहा, लास्ट लाइन है फर्स्ट पैरे की, कि ओपेनहाइम कहता है कि अंतरराष्ट्रीय के विधि के आधार और स्रोत दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आधार क्या है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सामान्य इच्छा या सामान्य सहमति से निर्मित होते हैं। आधार कौन से थे, कल अपन ने पढ़े थे, दो प्रमुख आधार है, पहला तो प्रकृतिवादी और दूसरा है अस्तित्ववादी। और उसके अलावा हमने पढ़े सहमति का सिद्धांत पढ़ा, नैतिकता का सिद्धांत पढ़ा, सामाजिकता का सिद्धांत पढ़ा। ठीक है, ये अन्य आधार है। अब आता है कि वर्गीकरण, स्रोत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट पार्ट आता है औपचारिक और दूसरे होते हैं सारवान स्रोत। ठीक है, यानी स्रोत एक तो होते हैं औपचारिक और दूसरा कोटि में कौन से आते हैं, सारवान स्रोत। ठीक है, तो इन ऐतिहासिक ये जी फिटज मारिस के अनुसार स्रोत दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है ऐतिहासिक एवं विधिक एवं ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, फर्स्ट प्रकार क्या आ गया, विधिक एवं ऐतिहासिक प्रकार या स्रोत। दूसरा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। इन्होंने क्या है, अलग अलग नाम दे दिए, समीपस्थ एवं दूरस्थ। ठीक है, समीप या दूरस्थ। सारवान। अब अपन ने जैसे पहले देखा कि विधि के जो स्रोत हैं या अंतरराष्ट्रीय विधि के जो स्रोत है उनको दो भागों में बांटा गया, सारवान और औपचारिक। सारवान स्रोत कौन से होते हैं, जिनसे विधि अपनी विषय वस्तु प्राप्त करती है, यानी ऐसे कोई स्रोत जिनसे विधि का निर्माण होता है। ठीक है, सारवान स्रोत कौन से होते हैं, ऐसे स्रोत जिनसे विधि का निर्माण होता है या विधि अपनी विषय वस्तु को प्राप्त करती है। औपचारिक स्रोत कौन से होते हैं, जिनसे कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण वो विषय वस्तु को वैधता या बंधनकारी बल मिलता है। कोई भी नियम तो है लेकिन उसमें विधिक बल नहीं है या बंधनकारी प्रभाव नहीं है। कब आएगा, जब उसमें विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होगी, यानी औपचारिक स्रोत से औपचारिक घोषणा की जाती है या औपचारिक या प्रत्यक्ष रूप से कह दिया जाता है कि हाँ इस विधि में या ये नियम बंधनकारी है, तब वो क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय विधि का औपचारिक स्रोत बन जाता है। जैसे रूढ़ियों से क्या आता है, ये रूढ़ियां पहले से होती है लेकिन बाद में क्या है, जैसे चलन खत्म, आगे बढ़ेंगे अपन उसमें। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ याद रखनी है कि सारवान स्रोत कौन से होते हैं, जिनसे विधि का निर्माण होता है। औपचारिक स्रोत वो होते हैं जिनसे विषय वस्तु को वैधता या बंधनकारी बल मिलता है। अब अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोतों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दो श्रेणियां आती है। ठीक है, पहला सारवान औपचारिक हो गया, ये तो सामान्य वर्गीकरण था। लेकिन न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 38 में अंतरराष्ट्रीय विधि के सोर्सेस के बारे में बताया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है।
प्रमुखतः 6 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, दूसरा आता है अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं, तीसरा आता है विधि के वे सामान्य सिद्धांत जो सभ्य राज्य द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। विधि के वे सामान्य सिद्धांत जो सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। चौथा आता है न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णय, न्यायालय और न्यायाधिकरणों के निर्णय। फिफ्थ आता है भाष्यकारों या न्यायशास्त्रियों की रचनाएं, न्यायशास्त्रियों या भाष्यकारों की रचनाएं। और सिक्स्थ आता है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय। ये 6 अंग स्रोत होते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि के, जिसमें 3 जो स्रोत हैं वो प्रमुख होते हैं। कौन कौन से? तीसरे और छठे को जो स्रोत है उसको 20वीं शताब्दी में इसका उद्भव हुआ। तीसरा और छठा, यानी तीसरा कौन है? विधि के वे सामान्य सिद्धांत जो सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, तीसरा ये। और सिक्स ये है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय, महासभा का निर्णय या न्यायधारिता परिषद का निर्णय, अंगों के निर्णय। ये जो सोर्स है ये कहाँ पर दिए हुए हैं? तीसरे सोर्स का उल्लेख न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में मिलता है। फिर इसके अलावा ये तो प्रमुख स्रोत है, इसके अलावा गौण स्रोत भी हैं। प्रमुख ये है 5 या 6 आते हैं, जिसमें 4 को ही प्रमुख मानते हैं। 6 मैंने गिनाए, लेकिन उनमें से 4 को प्रमुख मानते हैं और बाकी के जो नियम हैं, जो भाष्यकारों की रचनाएं हैं, ये सब क्या है? गौण माने जाते हैं। 3 तक ही प्रमुख माने हैं। इसके अलावा जो भी स्रोत है, 3 प्रमुख है और 3 गौण माने गए हैं। जबकि यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन आगे गौण स्रोत में और अलग है। तो अपन पढ़ते हैं पहले अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है। जो संधियां होती है वो होती है अंतरराष्ट्रीय विधि के सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? संधि जो अभिसमय किए जाते हैं। यानी अभिसमय क्या होती है कि एक देश के द्वारा कोई सम्मेलन या अभिसमय बनाया जाता है, फिर उस सब अभिसमय के सब क्या है? राज्य पक्षकार मेंबर के रूप में उससे में पार्टिसिपेट करते हैं और उस अभिसमय का भाग बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विधि में अपने अंतरराष्ट्रीय अभिसमय क्या है? संधियों से सम्मिलित होते हैं। यानी ये जिस प्रकार 2 या 2 से अधिक देश संधियां करते हैं, वैसे ही अभिसमय करते हैं। अभिसमय से संबंधित कौन से रूल रेगुलेशन से बोल रहा होता है? तो वियना अभिसमय 1969 है। 1969 के अंतर्गत बताया कि अंतरराष्ट्रीय संधियां वे करार है जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में संबंध स्थापित करते हैं। तो इसमें वियना अभिसमय संधियों से कौन सा अभिसमय? वियना अभिसमय 1969 है, यानी संधियों से संबंधित अभिसमय वियना का कब का है? 1969 का है। फिर इसमें स्वार्जनबर्जन ने कहा कि संधियां अंतरराष्ट्रीय विधि के विषयों के मध्य ऐसे करार है जो बंधनकारी दायित्व उत्पन्न करते हैं। 2 ही बातें याद करनी है अपने को यहाँ पर। सबसे पहले तो वियना अभिसमय 1969 में क्या बात कही? एक स्वार्जनबर्जन का शब्द याद रखना है कि अभिसमय में उसने क्या बात की? बंधनकारी मानते हैं। यानी जो राज्य हैं, चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंग, अंतरराष्ट्रीय विधि के सारे ही विषय पहले तो क्या है? सिर्फ राज्य को माना गया, लेकिन बाद में व्यक्ति को, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को और गैर राज्य इकाइयों को, सबको अंतरराष्ट्रीय विधि का विषय मान लिया। तो इन सब पर ऐसे नियम, जो संधि के ऐसे नियम जो सब पर बंधनकारी होते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय अभिसमय होते हैं। किसने कहा? स्वार्जनबर्जन में अपने को याद रखना है, बंधनकारी शब्द याद रखना है। फिर वियना अभिसमय के अनुच्छेद 3 में कहा कि वर्तमान अभिसमय राज्य और अंतरराष्ट्रीय विधि के अन्य लिखित रूप में नहीं है, बल्कि विपरीत रूप में। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इसमें इतना ही याद करना है कि 2 बातें
कही है। 1969 में क्या कही कि जो दो या दो से अधिक क्या है राज्यों के आपस के संबंधों को निर्धारित करता है, सार्वजनिक का बंधनकारी है। अब आता है कि संधियों के जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो वो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट आती है विधि निर्माण करने वाली संधियां, और दूसरी आती है संविदा संधियां, कॉन्ट्रैक्ट या संविदा संधियां होती है, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब विधि निर्माण करने वाली संधियां कौन सी होती? विधि निर्माण करने वाली संधियों का प्रारंभ कब हुआ? 16वीं शताब्दी में हो गया था। विधि निर्माण करने वाली संधियों का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन ये भी 2 भागों में बंटी हुई है। विधि निर्माण करने वाली संधियां भी 2 भागों में बंटी। फर्स्ट आती है ऐसी संधियां जो सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करती हैं, जैसे यूएनओ, सबके लिए मानने के लिए वो उससे बाउंड हो जाते हैं, सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण करती है। दूसरा आता है सामान्य सिद्धांतों को निर्माण करने वाली अंतरराष्ट्रीय संधियां, यानी विधि निर्माण कर रही है कोई संधियां, तो वो भी 2 भाग में है। फर्स्ट पार्ट आता है कि सबके लिए सार्वभौमिक विधि का निर्माण करने वाली संधियां, और दूसरा आता है सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाली अंतरराष्ट्रीय संधियां। सामान्य सिद्धांतों को जो निर्माण करती है वो बड़े राज्यों द्वारा स्वीकार, मान लो जैसे एस्टोपल है, एस्टोपल को लगभग हर राज्य क्या विधि का सामान्य सिद्धांत है, रेस जुडिकेट है, विबंध है, रेस जुडिकेट है, या न्याय साम्य सद्विवेक है, या इक्विटी का ये जो सिद्धांत है, ये क्या साम्य के सिद्धांत, ये सब क्या है सामान्य सिद्धांत है। इन्हें हर राज्य पक्षकार अपने देश में मानता है, यानी अंतरराष्ट्रीय विधि में सामान्य नियमों का निर्माण करते हैं। जिसमें इसमें सामान्य निर्माण कौन कौन से, जैसे इसमें एक ही याद रखना अपने को कि राष्ट्र संघ की प्रेस संविधा याद करें, यानी राष्ट्र संघ बना, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना, और इसमें एक जनवद अभिसमय भी है। ये सब क्या है सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाले अभिसमय है। सारी विस्तार से याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आती है संविदा संधियां विधि निर्माण करने वाली संधियों के विपरीत विधि निर्माण नहीं होती है, बल्कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच में संविदा संधि होती है। अब इस संविदा संधि में क्या बातें तय हुई वो उन 2 पक्षकारों पे, यानी जो संधि के जो कॉन्ट्रैक्ट पक्षकार हैं उन्हीं पर अप्लाई होती है। बाकी जो पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टिसिपेंट या पक्षकार नहीं है उन पर लागू नहीं होती। संविदा संधि का इतना याद करना है, नाम याद करने हैं अपने को, तो ये बस क्या कहाँ पे। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं क्या है? अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत मानी जा रही है। इसमें वो स्टार्क वाली बात याद कर लेनी है। जैसे पहले क्या है चलन बनता है, चलन फिर क्या बनती है पहले आदत, फिर चलन खत्म होता है तब प्रथा का निर्माण होता है। ये मैंने उस दिन भी बोली थी, वो यहाँ पर है। ठीक है, कि चलन प्रथा की प्रारंभिक स्थिति है। चलन में कैसे प्रारंभ होता है? सबसे पहले आदत बनती है, अभ्यास बनता है। अब जहां चलन समाप्त होता है फिर वहां अभ्यास, आदत, फिर चलन बनता है, फिर वो प्रथा बन जाती है। फिर आगे इसमें एक डेफिनेशन दी है वाइनर की। वाइनर कह रहा है प्रथा एक ऐसी चलन है जिसको विधि द्वारा शक्ति प्राप्त है। यानी वाइनर की डेफिनेशन में ये कह रही है कि चलन को विधि के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, तो वो अंतरराष्ट्रीय रूढ़ी या प्रथा बनती है। फिर इसमें आता है कि प्रथा का जो विकास होता है वो 3 प्रकार की परिस्थितियों में होता है। फर्स्ट आता है कि राज्यों के राजनयिक संबंध होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय विधि में प्रथा का निर्माण 3 चरणों में होता है या 3 परिस्थितियों से हुआ है। फर्स्ट आता है कि राज्यों के राजनयिक संबंध होने चाहिए। फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के व्यवहार अभ्यास। तीसरा आता है राज्यों विधि और राज्य के न्यायालयों। राज्य विधि मतलब यहाँ पे राज्य की विधायिका है,
राज्य की विधायिका, राज्य के न्यायालयों के निर्णय और राज्य के सैनिक प्रशासनिक कार्य, यानी ये तीन चीजें हैं। पूछ लेता है कि अंतरराष्ट्रीय जो भी प्रथा है उसके विकास किन 3 चरणों से हुआ या किन में। तो सबसे पहले अपने याद करना है कि राज्यों के राजनयिक संबंध, फिर राज्यों की संस्थाओं के अंगों के व्यवहार और अभ्यास, राज्य के अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के अभ्यास और व्यवहार कैसे थे। थर्ड आता है कि राज्य की विधि, न्यायालयों के निर्णय, राज्यों के नैतिक और सैनिक और प्रशासनिक, राज्यों के सैनिक और प्रशासनिक काम। इसमें एक आता है नॉर्थ सी कंटिनेंटल सेल्फ केसेस। इस वाद में कहा गया कि इस वाद में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के विकास में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का महत्वपूर्ण योगदान है। कहा कि न्यायालय ने संधि या प्रथा के संबंध में न केवल स्वीकार किया वरन यह भी स्पष्ट कर दिया 2 या 2 से अधिक किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को करना प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण। ये कह रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक प्रकार की संधियों को किया जाता है तो वो क्या है, वो प्रथा संबंधी, यानी कोई संधि कर रहा है किसी बात पे, बार बार में एक ही बात पे संधि किए जा रहे हैं, तो वो क्या है, प्रथा बन रही है, उससे प्रथा का विकास हो रहा है। नॉर्थ सी कंटिनेंटल सेल्फ केसेस, इसको एक आगे भी पढ़ेंगे शायद अपन, प्रथा संधियों वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें भी पढ़ेंगे अपन इसको। फिर आता है कि प्रथा से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट वाद है। फर्स्ट आता है गोल्ड माइनिंग का वाद, वेस्ट रेंट सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस आर। इस वाद में कहा कि प्रथा की प्रकृति इस प्रकार की जिसे राज्य की सामान्य स्वीकृति मिल चुकी है और सभ्य राज्य इसका विरोध नहीं करते। यानी प्रथा की नेचर बता रहा है गोल्ड माइनिंग कि प्रथा की प्रकृति ऐसी है जिसको राज्य की स्वीकृति, सामान्य स्वीकृति मिल गई है और सभ्य राज्य जो भी है वो इसका विरोध नहीं करते। फिर आ रहा है पुर्तगाल बनाम भारत। पुर्तगाल बनाम भारत का केस है ये कि भारतीय भूमि से होकर जाने वाले रास्ते से संबंधित विवाद है। इस वाद में कहा कि अगर कोई 2 या 2 से राज्यों के बीच में कोई विशेष व्यवहार आदत दोनों राज्य की विधि में समान मानते हैं तो दोनों राज्यों के बीच में प्रथा हो जाती है कि अगर कोई नियम या कोई ऐसी व्यवहार है या कोई ऐसा आदत है कि 2 या 2 से अधिक राज्य उसको मानते हैं सबकी विधि में कि हाँ विवाह के समय 7 फेरे होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक राज्य क्या मानते हैं, आदत, इस व्यवहार को मानते हैं, प्रथा को मानते हैं या इस नियम को मानते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वो प्रथा बन जाती है, वो प्रथा बन जाती है। 2 केस नाम याद रखने हैं। फर्स्ट आता है गोल्ड माइनिंग और दूसरा आता है पुर्तगाल बनाम भारत। पुर्तगाल बनाम भारत। फिर आता है प्रथा के न्यायिक निर्णय, पॉकेट हवाना का वाद है। ठीक है, नाम याद करने हैं इसको कि प्रथा से संबंधित कौन कौन से वाद है। कहानी मछली पकड़ने वाला वाद कहते हैं इसको। ठीक है, पॉकेट हवाना मछली पकड़ने वाला, छोटे जहाजों को ये कह रहा है कि जो छोटे समुद्र पे जो छोटे जहाज होते हैं जिन पे कोई फ्लैग लगा हुआ नहीं होता, उनके देश का कोई फ्लैग नहीं है, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि से उन्मुक्ति, खुले समुद्र पे हैं मछली पकड़ने वाले, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि से उन्मुक्ति प्राप्त है। फिर आता है लोटस का वाद, अपवर्जित क्षेत्राधिकार है। कुछ याद नहीं करना, इसमें नाम याद करने हैं केस के। कहानी केस की कोई नहीं पूछेगा अंदर। पॉकेट हवाना का पूछती है तो वो ये पूछना है अपने को, पॉकेट हवाना मछली पकड़ने वाले जहाज वाला केस है। फिर आता है प्रथा के आवश्यक तत्व, वही है कि प्राचीनता, निरंतरता, युक्तियुक्तता, लोकनीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, विधियों के अनुकूल होनी चाहिए। फिर आता है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रथा का अंतरराष्ट्रीय विधि में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोफेसर लियो ग्रास ने कहा कि प्रथा का विकास बड़ी मंद गति से होता है तथा उसकी अपेक्षा संधियों द्वारा शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं एवं विधि को समय और परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। ये कह रहा है
कि प्रथा तो क्या है, बहुत धीरे धीरे एक विधि के स्रोत के रूप में आती है, जबकि जो संधियां होती है वो शीघ्र शीघ्र या तुरंत उसका जल्दी निर्माण किया जा सकता है। तो हर राज्य को क्या है, संधियों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण करना चाहिए। फिर आता है विधि के सभ्य राष्ट्रों द्वारा विधि के सामान्य सिद्धांत। ये आर्टिकल 38 का तीसरा क्रम है या तीसरा चरण है। तो 38 का फर्स्ट चरण हो गया अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, दूसरा हो गया अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं, और तीसरा हो गया सभ्य राज्य द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत इसमें बता दिए, 5-7 केस लॉ हैं। इन केस लॉ को नाम याद करना है अपने को कि कौन कौन से केस में क्या क्या बात की। तो रैग बनाम कैन में न्याय साम्य सुविधा सद्विवेक वाली बात है, ठीक है। रैग बनाम कैन न्याय साम्य और सद्विवेक वाली, इक्विटी जस्टिस इक्विलिटी वाले, ठीक है। फिर स्कूनर नाम से संयुक्त राष्ट्र संघ बनाम स्कूनर क्या, दास प्रथा का विरोध करने वाला वाद, ठीक है, दास प्रथा का विरोध करने वाला वाद। थर्ड आता है म्यूज जल के मार्ग में क्या है, रेस जुडिकेटा और एस्टोपल दोनों ही विधि के सामान्य सिद्धांतों का निर्माण म्यूज जल में हुआ था, ठीक है। म्यूज जल के जो मार्ग में परिवर्तन से संबंधित जो वाद है उसमें एस्टोपल और रेस जुडिकेटा दोनों ही आए थे। तो रैग बनाम कैन में क्या आया था, न्याय साम्य और सुविधा या सद्विवेक बोल सकते हैं अपन। दूसरा रहा स्कूनर दास प्रथा, तीसरा रहा म्यूचुअल एस्टोपल और रेस जुडिकेटा, दोनों सिद्धांतों का इसमें उद्योग है। फिर कार्जो फैक्ट्री रेस जुडिकेटा और क्षतिपूर्ति दोनों का। रेस जुडिकेटा है ये खाली कि अगर प्राण न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है क्षतिपूर्ति देने के लिए भी दायी होता है। ये खाली रेस जुडिकेटा के लिए पूछा जाता है। कार्जो फैक्ट्री मावरे मोटिस है प्रत्यय स्थापन सबरोगेशन, कहाँ पे है सबरोगेशन प्रत्यय स्थापन 92 और कहीं है क्या प्रत्यय स्थापन अपन, अच्छा इसमें नहीं है, सीपीसी में है वो, ठीक है क्या प्रत्यय स्थापना सीपीसी में है ना 144, हाँ। ठीक है। कार्जो फैक्ट्री में क्या आया, रेस जुडिकेटा आया। मावरो मोटिस में आया सबरोगेशन प्रत्यय स्थापना। प्री अवह मंदिर वाला थाईलैंड वाला एस्टोपल, थाईलैंड वाला वाद है ये, प्री अवह मंदिर वाला एस्टोपल आया, इसमें एस्टोपल आया। बार्सिलोना ट्रैक्शन वाद आया, इसमें क्या आया, इसमें भी एस्टोपल आया। तो एस्टोपल कौन कौन से में आ गया, 3 में आ गया। पहला कौन से में है, म्यूचुअल यानी म्यूचुअल में क्या दोनों चीजें मिली हुई है, रेस जुडिकेटा और एस्टोपल। स्कूनर में क्या आया था, दास प्रथा, स्कूनर दास प्रथा, ठीक है। कार्जो फैक्ट्री में क्या आया, काम करने में रेस जुडिकेटा, एक बार काम कर दिया तो दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है, रेस जुडिकेटा लग गया है कार्जो फैक्ट्री में, ठीक है, एक बार काम हो गया दोबारा नहीं होगा। फिर मावरो मोटिस अलग से नाम याद करना है, उसमें सबरोगेशन है प्रत्यय स्थापना है, मावरो मोटिस सबरोगेशन। फिर इसके बाद में प्रिया व मंदिर, ये थाईलैंड का वाद था, ठीक है, तो इसमें भी एस्टोपल है। फिर आता है बार्सिलोना ट्रैक्शन एस्टोपल, एक बार ट्रेन गुजर गई बस ट्रैक्शन। फिर आता है बर्किनो फासो बनाम माली का वाद, इसमें क्या आया, साम्य का सिद्धांत आया, और इसी वाद में कहा कि अंतरिम अनुतोष भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। अंतरिम अनुतोष भी उपलब्ध
करवाया जाना चाहिए। तो ये थे 3 प्रमुख जो स्रोत है, ये 3 थे। कौन कौन से हो गए? पहले केस के नाम 2 बार 4 बार याद करोगे तब हो जाएगा नाम, बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आता है चौथा, न्यायालय और न्यायाधिकरणों के डिसीजन। न्यायालयों के निर्णय 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय, और दूसरा आता है राज्यों के न्यायालयों के निर्णय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1946 में हुई थी। ठीक है, ये स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय था। स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय था, नहीं सॉरी, स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बना। फिर स्थायी के बाद में बना 1946 में न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बना था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कौन सा अंग है यूएनओ का? यूएनओ का कौन सा अंग है? 5वां अंग है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज तो आ रही है मैडम, आवाज आ रही है। 5वां अंग है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्याय 5वां अंग है। छठा अंग सचिवालय। ठीक है, 5वां अंग है। तो ये पहले स्थायी न्यायालय बना, और स्थायी न्यायालय को का उत्तराधिकारी कौन बना? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय के सब राज्यों पर बंधनकारी होते हैं, लेकिन स्वयं के ऊपर बंधनकारी नहीं होते। कि उसने एक बार डिसीजन दे दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दे दिया, तो क्या वो उसको पलट नहीं सकती? पलट सकती, यानी वो उसके स्वयं के न्यायालय उन पर बंधनकारी नहीं होते। अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के जो निर्णय हैं वो गौण स्रोत में आते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि के जो सोर्सेज हैं उसमें गौण स्रोत में आते हैं। राज्य के न्यायालयों के निर्णय, राज्यों के निर्णय 2 प्रकार से अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम बनते हैं। एक तो आता है, इसमें बताया कि पूर्व निर्णय या पूर्व दृष्टांत के रूप में माने जाते हैं। राज्यों ने अगर कोई ऐसा निर्णय दे दिया, किसी भारत देश के राज्य, भारत ने कोई ऐसा निर्णय दे दिया जिसे अंतरराष्ट्रीय विधि में स्रोत के रूप में माना जा सकता है, तो वो पूर्व निर्णय के रूप में अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत बनता है। दूसरा है कि राज्यों के न्यायालयों के निर्णय उन्हीं के नियमों के अंतर्गत प्रथा का विकास करते हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसा नियम कर दिया जो अंतरराष्ट्रीय प्रथा का विकास कर देती है, तो वो भी अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में काम आते हैं। राज्यों के न्यायालयों के निर्णय, राज्यों के न्यायालयों के निर्णय अंतरराष्ट्रीय विधि में सोर्स के रूप में कैसे काम आ सकते हैं? 2 प्रकार बताएं। फर्स्ट, तो पूर्व निर्णय बन के, या ऐसा कोई निर्णय जिससे प्रथा का विकास हो जाता है, तो वो अंतरराष्ट्रीय विधि में सहयोग देता है या उनसे निर्मित होती है। अंतरराष्ट्रीय विवाचन न्यायालयों के निर्णय, विवाचन न्यायालय ऐसे ट्रिब्यूनल हैं या ऐसे न्यायालय जो कि पक्षकारों के मध्य में क्या सुलह या राजीनामा ही कराते हैं, विवाद को सुलझाते नहीं है। यानी वो किसी प्रक्रिया प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती, बल्कि क्या पक्षकारों में सुलह कराते। तो ऐसे भी अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण विधि के स्रोतों का स्रोत बन सकते हैं कि कैसे सुलह करवाई जा सकती है। ठीक है, फिर आता है भाष्यकारों और विधि शास्त्रियों और भाष्यकारों की रचनाएं। कि मान लो को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोई विवाद आ गया, उससे संबंधित ना कोई अभिसमय, ना कोई प्रथा है, ना कोई विधि का सामान्य सिद्धांत है, ना कोई न्यायालय का निर्णय, चारों ही स्रोत नहीं है, कुछ भी नहीं है न्यायालय के सामने। तो फिर वो क्या करता है कि उस जिस विषय पर विवाद है, अंतरराष्ट्रीय विषय, विवाद का विषय क्या है या उस झगड़े की मूल जड़ क्या है, टॉपिक क्या है, उसके संबंध में अगर किसी भाष्यक विधि शास्त्री ने कोई बुक लिखी है, या किसी रचनाकार ने या किसी भाष्यकार ने कोई कहानी लिखी, गद्य लिखा, या कोई भी रिटर्न में जो भी बात कही, उससे अंतरराष्ट्रीय विधि के झगड़ों को निपटाने में वो बुक या वो रचना काम में आ सकती है। ठीक है, तो इसमें पॉकेट हवाना की जो वाद है, उसमें न्यायाधीश कौन थे? ग्रे हैं। ग्रे ने कहा कि विधि शास्त्रियों की रचनाओं का अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोतों में गौण स्रोत
गौण रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर इसमें एक आता है, न्यायाधीश गिरे ने कहा कि कोई संधि नहीं है, ना कोई कार्यपालिका विधेयक, कोई निर्णय, कुछ भी नहीं है, ना अभिसमय, ना कोई रूढ़ी, ना कोई नियम बनाया। फिर क्या किया जाएगा, उन भाष्यकारों या उन विधि शास्त्रियों की बुक्स पढ़ी जाएगी, उन्होंने जो लिखी है उनकी रचनाएं पढ़ी जाएगी। फिर छठा पॉइंट नाम याद करना है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय भी अंतरराष्ट्रीय विधि में सोर्स के रूप में काम आते हैं। ठीक है, ये इतनी कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है इसमें एक्स इको इट बोनो, आर्टिकल 38 के 1 में पॉइंट में दिए हुए थे ये जो सारे सोर्स थे। 38 सब क्लोज 2 ये कहता है कि यदि राज्य पक्षकार सहमति दे देते हैं, जिन दो राज्यों के बीच में विवाद था, अंतरराष्ट्रीय झगड़ा था, अगर वो ये सहमति दे दे कि हमारा कोई विवाद 38(1) में, आर्टिकल 38(1) में दिए गए स्रोतों के अलावा भी निपटाया जा सकता है, तो वो क्या है, उसके लिए कोई प्रोसीजर फॉलो करना आवश्यक नहीं है, तो वो मामले को विधि के अनुसार ही निपटा सकते हैं। यानी पक्षकार सहमत दे देते हैं कि हमारा विवाद, हमारा जो अंतरराष्ट्रीय विवाद है वो 38(1) के नियमों या उनके जो स्रोत हैं उनके आधार पर निपटाया जाना आवश्यक नहीं है, और कोई भी स्रोत बता सकते हैं वो, या कोई अन्य प्रक्रिया को फॉलो करने को कह सकते हैं। अगर दोनों पक्षकार सहमत हो गए हैं तो इसे बोलते हैं एक्स इको इट बोनो, यानी पक्षकार बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है कि उन्हें पहले विवाद को अभिसमय देखना अंतरराष्ट्रीय, फिर अंतरराष्ट्रीय संधि देखे, फिर भाष्यकारों विधि के सामान्य सिद्धांतों को, यानी उसको इस चयन को फॉलो करना आवश्यक नहीं है। अगर दोनों पक्षकार सहमत हो गए तो वो अपने विवाद को अन्य किसी तरीके से भी निपटवा सकते हैं। फिर अब आता है गौण स्रोत। गौण स्रोत कह रहा है अंतरराष्ट्रीय सौजन्य, इंटरनेशनल कमिटी के पक्षकार सौजन्य के सिद्धांतों पर आधारित होता है अंतरराष्ट्रीय विधि, शुद्ध रूप से कि जब एक पक्षकार सौजन्यपूर्ण व्यवहार करता है तो दूसरे को भी उसके साथ, एक देश तो दूसरे देश के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, आवभगत कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन दूसरा को अब ये अपेक्षा की जानी कि इसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया तो मुझे भी इसके साथ सौजन्य से ही पेश आना चाहिए, अच्छे व्यवहार का पालन करना चाहिए। ओपेनहाइम के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सौजन्य ने भी अंतरराष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान निभाया। दूसरा आता है राज्यों के पत्र। एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य को जो अंतरराष्ट्रीय पत्र भेजे जाते हैं, पत्र व्यवहार किया जाता है, उनसे भी के राज्यों के संबंध आपस में पारस्परिक संबंध क्या है, उनसे मजबूत होते हैं। तो पत्र व्यवहार के द्वारा भी कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके लिए कोई अभिसमय नहीं है या कोई रूढ़ी नहीं है, तो वहां पर राज्य उस समस्या का समाधान पत्र व्यवहार के द्वारा भी दूसरे राज्य से कर सकते हैं। लॉरेंस ने लिखा है कि बहुधा विधि के गंभीर या जटिल प्रश्न राज्य पत्रों के अध्ययन से निपट जाते हैं, कि इन्होंने कहा एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को जो पत्र भेजे जाते हैं या जो लेटर्स भेजे जाते हैं उनसे बड़ी बड़ी समस्याओं का हल किया गया है। फिर आता है कि राज्यों द्वारा अपने अधिकारियों को प्रेषित अनुदेश, ये कहता है कि हर राज्य पक्षकार अपने जो अधिकारी हैं उनको अनुदेश निर्धारित करता है कि अंतरराष्ट्रीय कोई भी झगड़ा आ जाए या अंतरराष्ट्रीय विवाद कोई भी उत्पन्न हो जाए तो फिर उसके लिए आप कैसे समाधान करोगे, इसके लिए वो क्या डायरेक्शन दे सकता है अपने अधिकारियों को, और ये डायरेक्शन क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत बन जाते हैं। फिर आता है तर्क, रीजन। तर्क का ये है कि आधुनिक विधि में तर्क महत्वपूर्ण स्थान है, कि कोई भी देश दूसरे देश के साथ में संबंध बनाता है तो वो क्या है, अपने तर्क, न्यायिक तर्क लगा के या बुद्धि लगा के सोचता है कि इसके साथ संबंध बनाए जाने चाहिए
या नहीं बनाए जाने, मतलब वो अधिकार और कर्तव्य दोनों को ध्यान में रखते हुए तर्क द्वारा अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण होता है। फिर आता है न्याय, साम्य और न्याय। बार्सिलोना ट्रैक्शन के बाद में कौन सा सिद्धांत आया था विधि का? बार्सिलोना ट्रैक्शन के बाद में विबंधन का। मावरो मोटिस में, मावरो मोटिफ में आया था वो प्रत्यास्थापन का। सब्रोगेशन। हाँ, सब्रोगेशन, ठीक है। फिर आता है न्याय, साम्य और सद्विवेक। बार्सिलोना ट्रैक्शन में न्यायाधीश कौन थे? जेरार्ड फिटज मारिस ने कहा कि मान लो कुछ भी नहीं है, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए न्यायालय के पास में कोई साधन नहीं है, ना अभिसमय, ना कोई संधि, ना कोई रूढ़ी, ना कोई विधि का सामान्य सिद्धांत, कुछ भी नहीं है, तो फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उस अंतरराष्ट्रीय झगड़े को न्याय और साम्य के सिद्धांतों के आधार पे निपटा देगा। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेल्फ केसेस में न्यायालय ने कहा कि न्याय साम्य को लागू होने के लिए 3 चीजें जरूरी है। क्या है? फर्स्ट आता है राज्यों के अभ्यास। दूसरा आता है अंतरराष्ट्रीय प्रथा संबंधी, याद करने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है, इस स्रोत के रूप में इतना ही पढ़ते हैं। एक इसमें निकारागुआ वर्सेस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कहा गया कि न्याय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने बहुमत से प्रकट किया अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत अधिक्रमात्मक नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक और अंतर संबंधित है। यानी इसने कहा, निकारागुआ के बाद में ये कहा गया कि जो अंतरराष्ट्रीय विधि के जो स्रोत बताए गए हैं वो एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, बल्कि क्या है, एक दूसरे के पूरक ही है, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है ये, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। इसको सोर्सेस को इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। एक आता है राज्य विधि और अंतरराष्ट्रीय विधि में संबंध, ठीक है। इस राज्य विधि अंतरराष्ट्रीय विधि में जो संबंध है उसमें 5 सिद्धांत अपने को याद करने होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है एकत्ववाद, दूसरा द्वैतवाद, तीसरा रूपांतरण, चौथा समर्पण, पांचवा है विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरण। तो थोड़ा सा बता देते हूँ फटाफट, है ना। फर्स्ट आता है एकत्ववाद। एकत्ववाद के जो विधि शास्त्री हैं केडी सिंह राइट, मतलब इसका कोड वर्ड है केडी सिंह राइट। फर्स्ट आता है कैल्सन। कौन एकत्ववाद को मानने वाले विधि शास्त्री कौन से हैं? कैल्सन, ड्यूगिट, स्टार्क और राइट, 4 विधि शास्त्री हैं। केडी सिंह राइट, सिंह का मतलब स्टार्क है, केडी स्टार्क राइट ऐसे भी कर सकते हो। कैल्सन, ड्यूगिट, स्टार्क और राइट एकत्ववाद वाले विधि शास्त्रियों, यानी इन चारों विधि शास्त्रियों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विधि और राज्य विधि कोई अलग अलग नहीं है, दोनों ही एक ही है, दोनों ही लागू किस पे होती है? व्यक्ति पर लागू होती है। इतनी बात याद रखनी है अपने को इसमें। दूसरा आता है द्वैतवाद, ट्रिप्ले और एंजिलोटी। टीए का बिल बनता ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, द्वैतवाद, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना द्वैतवाद, ठीक है। तो टीए का बिल बनता है। तो ट्रिप्ले और एंजिलोटी, पिछले बार ये क्वेश्चन आया था और ये डिलीट हुआ था, गलत आया हुआ था आंसर, ठीक है। आवाज आ रही है ना? आ रही है मैडम, ठीक है। तो इसमें राज्यों की इच्छा, हीगल का अपन और भी कहीं पढ़ के आए थे कि राज्यों की जो इच्छा, सामान्य इच्छा का सिद्धांत हीगल ने दिया था, कहाँ पढ़ के थे? अस्तित्ववादी में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आया है। तो द्वैतवाद वालों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विधि और राज्य विधि दोनों क्या है? एकदम अलग अलग है।
अंतरराष्ट्रीय विधि तो किस पे लागू होती है? राज्य पे लागू होती है। और राज्य विधि किस पे लागू होती है? व्यक्ति पर लागू होती है। फिर कहता है राज्य विधि तो स्रोत कहाँ? विधायिका बनाती है, राज्य की इच्छा होती है। राज्य विधि का निर्माण या विधि का स्रोत क्या है? राज्य की इच्छा यानी विधायिका बनाती है। जबकि अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत क्या है? राज्यों की सामान्य इच्छा। राज्यों की सामान्य इच्छा। ये दो अंतर बताएं। और कौन कौन से विधि शास्त्री है? ट्रिपले और एंजेलोटी। टीए याद रखना है, टीए। तीसरा सिद्धांत आता है विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरण। इसमें विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरण का मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय विधि को एज इट इज किसी भी राज्य में लागू नहीं किया जा सकता, उसको ग्रहण करना पड़ता है। मान लो जैसे बालकों पर कन्वेंशन हुआ या महिलाओं पर कन्वेंशन हुआ, अभी समय बने अंतरराष्ट्रीय विधि में। अब बालकों के कन्वेंशन को भारत ने क्या समर्थन तो कर दिया, लेकिन क्या उस कन्वेंशन को एज इट इज रूप में लागू किया है क्या? नहीं। बालकों के लिए उन्होंने अलग अलग विधियां बनाई, चाहे जुवेनाइल जस्टिस बनाया है, चाहे पॉक्सो बनाया है, चाहे बालक अधिकारों से संबंधित अलग अलग विधि बनाई। यानी विनिर्दिष्ट रूप से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि का ग्रहण किया है। विनिर्दिष्ट स्पेसिफाइड रूप से उन्होंने नाम दे दिया और उस अंतरराष्ट्रीय विधि को ग्रहण कर लिया। ठीक है, विशेष प्रक्रिया द्वारा वो अब अंतरराष्ट्रीय विधि को क्या है? विशेष रूप से विधि बना के ग्रहण कर लिया। अब उसको प्रक्रिया, उस विधि में जो स्पेशल विधि बनी है अंतरराष्ट्रीय विधि में, उसमें प्रक्रिया भी दी होगी। उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही अंतरराष्ट्रीय जो विधि बनती है उसका पालन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है एज इट इज अंतरराष्ट्रीय विधि बनी और उसको एज इट इज कन्वेंशन को लागू कर लिया, ऐसा नहीं। फिर उस कन्वेंशन में छोटे छोटे लॉ बनाए जाते हैं। विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरण इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका केस है जाली जॉर्ज बनाम बैंक ऑफ कोचिन। यह कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि में अगर कोई भी बात है या कोई भी नियम निर्मित होता है तो वो भारत में जब तक न्यायालयों में, भारत के किसी भी राज्य पक्षकार के न्यायालय में तब तक परिवर्तनीय नहीं होगा जब तक कि उस अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों को राज्य विधि में परिवर्तित नहीं किया जाता। समझ आया कि अंतरराष्ट्रीय विधि का कोई नियम बन गया, अब उस नियम को एज इट इज क्या किसी भी राज्य के न्यायालयों में लागू करवाया जा सकता है क्या? नहीं करवाया जाएगा जब तक कि उस विषय में कोई राज्य विधि नहीं बने, क्योंकि न्यायालयों में लागू कौन सी विधि होती है? राज्य विधि लागू होती है, अंतरराष्ट्रीय विधि लागू नहीं होती है। फिर आता है रूपांतरणवाद। रूपांतरणवाद भी वैसे ही है, विशेषकर संधियों, ये अंतरराष्ट्रीय विधि और विशेषकर अंतरराष्ट्रीय संधियों के नियमों को राज्य विधि में लागू करने के लिए रूपांतरण किया जाता है। सेम वैसे विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरण स्पेशल रूप से ग्रहण किया जाता है, यहाँ पर रूपांतरण कर दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विधि बालकों से संबंधित है, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया, उसका नाम राज्य विधि में अलग रख दिया, रूपांतरण कर दिया। चाहे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, संधियां हैं या कोई अभिसमय जो भी अंतरराष्ट्रीय विधि है, उन सबको राज्य विधि में लागू करने के लिए उसका रूपांतरण करना पड़ता है, यानी उसको राज्य विधि के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। विधि शास्त्री नहीं थे क्या इसमें कोई? नहीं, इसमें कोई नहीं है मैडम। लास्ट 5वां पॉइंट आता है समर्पणवाद। समर्पणवाद ये कह रहा है कि ये रूपांतरणवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इसका उत्पन्न हुआ। समर्पणवाद किसके? रूपांतरणवाद के। रूपांतरणवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नया मत उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं समर्पणवाद। समर्पणवाद ये कह रहा है कि हर राज्य के संविधान में या उस राज्य में कुछ अधिकार होते हैं, सब अधिकार होते हैं, तो वो क्या है, अपने अधिकारों को त्याग करता है, कुछ अधिकारों को त्याग करता है, समर्पण करता है और अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों को फॉलो करता है। कि हर राज्य को स्वतंत्रता है कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए, उनके भले के लिए कोई भी कानून बना सकता है, कुछ भी नियम निर्मित कर सकता है।
अपने देश के नागरिकों को कह सकता है यहाँ से वहां आओ, जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, मर्जी है, हर राज्य की शक्ति है, ये उसके संविधान में उसको प्रदत्त की गई। लेकिन राज्य क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को अपनाने के लिए अपनी शक्ति या अपने जो पावर है उसको कुछ सीमा तक समर्पण कर देता है, उसका त्याग करता है, यानी अपनी शक्ति पर वो कुछ प्रतिबंध लगा लेता है और अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को पालन करता है। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पालन करना है तो उसे अपनी शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाना होगा या अपनी शक्ति का कुछ मात्रा में समर्पण करना होगा, तभी वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को पालन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। फिर आता है कि अब इनमें से प्राथमिक कौन सा, द्वैतवाद वाला होगा या एकत्ववाद वाला होगा। तो इसमें कैल्सन ने कहा कि जो एकत्ववाद के प्रवर्तक है, लेकिन इन्होंने कहा किसी की भी हो सकती है प्राथमिकता अंतर्राष्ट्रीय विधि या राज्य विधि किसी की भी हो सकती है। वो फैक्ट पे, कोई भी मामला है उस पे तथ्य और परिस्थितियों पे निर्भर करता है कि राज्य विधि को प्राथमिकता दी जाए या अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्राथमिकता दी जाए। ये अभ्यास पीछे वाले B10 वाले ये नहीं पढ़ने, अपने को छोड़ने हैं बस। राज्य विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि में ये दो ही चीजें पढ़नी होती है अपने को। राज्य विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि जो भी है उसमें संबंध में ये 5 सिद्धांत ही पढ़ते हैं अपन। इसके बाद मान्यता है, उत्तरदायित्व नहीं है शायद अपने, नहीं है उत्तरदायित्व, नहीं है, मान्यता है। पढ़ा दूं या रेखा जी क्लास है? पता नहीं, अभी मैसेज देखा। मैम कल पढ़ा देना। कल पढ़ा दो, चलो ठीक। अच्छा मैडम रिकॉर्डिंग बंद कर। वो मैं ये कह रही थी, जो आपने अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो